उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका के गैंगरेप और मर्डर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई और आरोपी महिला का शव उसके घर के सामने फेंक कर चले गए। लेकिन 17 घंटों से ज्यादा वक्त तक शव उसी तरह पड़ा रहा और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब गांव वालों का गुस्सा फूटा तब जाकर पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खबर के मुताबिक 3 जनवरी की शाम 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका मंदिर में पूजा करने गई थी, लेकिन मंदिर में मौजूद महंत सत्यनारायण, चेला वेदराम और ड्राइवर जसपाल ने उसका गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने महिला के साथ दरिंदगी की। महिला के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। इसके बाद खून से लथपथ लाश उसके घर फेंककर आरोपी फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि जब परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी तो उनका रवैया टालमटोल वाला रहा। रात से सुबह हो गई लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद नाराज गांव वालों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। तब कहीं जाकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिर भी पोस्टमार्टम 5 जनवरी को यानी कि वारदात के 2 दिन बाद किया गया। बदायूं में 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या ने विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है। विपक्षी पार्टियां अब हाथरस की याद दिला रही हैं और प्रियंका गांधी ने बकायदा ट्वीट करके कहा है कि महिला सुरक्षा की नीयत में खोट है योगी सरकार के। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि वो महिला सुरक्षा के लिए बेहद तरीके से काम कर रही है, खूबसूरत तरीके से काम कर रही है, बदायूं घटना ये बताती है कि किस तरीके से उनके नीयत में खोट है। तो अब देखना यह है कि योगी सरकार भले ही एसएचओ को सस्पेंड कर चुकी है और 2 लोग को अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन फिर भी विपक्ष घेरने में कमी नहीं कर रहा है। तो अब सवाल यही उठता है कि विपक्ष का जवाब कैसे देगी योगी सरकार। तो वहीं विपक्ष को एक मौका मिल गया हाथरस के बाद बदायूं वाली घटना पर योगी सरकार को घेरने का। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस विभाग ने इस मामले में सख्ती दिखाई। पुलिस ने 2 आरोपियों वेदराम और जसपाल को गिरफ्तार कर लिया और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। इस बीच थाना प्रभारी राघवेंद्र प्रताप को निलंबित कर दिया गया। ये उगैती थाना क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और एक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई हैं। जल्दी ही जो कल्प्रिट्स हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन पुलिस के रवैये पर सियासी पारा चढ़ गया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी। सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। बदायूं में जो विभत्स घटना हुई है उसको सुनकर ही रूह कांप उठ रही है। निर्भया से भी घृणित अपराध हुआ है बदायूं में, और वो भी एक पूजा स्थल पर, मंदिर में। मंदिर के महंत और उसके चेलों के द्वारा जो घृणित गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या जो कर दी गई है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश का जंगल राज साबित करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश में अंधा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। प्रभु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब उत्तर प्रदेश की महिलाएं मंदिर में पूजा करते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है, आरोप वहां के महंत उनके चेलों पे लगता है प्रभु, तो महिलाएं कहां सुरक्षित होंगी? बदायूं गैंगरेप और मर्डर मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। ट्वीट करके सीएम योगी ने लिखा है, अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने एडीजी जोन बरेली को घटना के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस मामले में यूपी एसटीएफ को भी इस घटना की जांच में सहयोग के निर्देश दिए। लेकिन इस मामले में अब सियासी पारा चढ़ गया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और अपनी ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा है, बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो विभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। बीजेपी सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे और मृतका और उसके परिवार को पूरा न्याय मिले। बीजेपी सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने। कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक चल गई। जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच ने सरकार से कहा है, 42 दिनों से जारी किसान आंदोलन की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि कोर्ट किसानों की हालत समझती है।
उधर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ नतीजा निकल जाए, इसीलिए फिलहाल सुनवाई करना ठीक नहीं है, जिस पर कोर्ट ने इस बात को मान लिया और सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। साथ ही कहा कि किसानों से बातचीत जारी रखें। दरअसल किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग जो हुई थी वो बेनतीजा रही और अब अगली तारीख मीटिंग की 8 जनवरी तय हुई है, जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। ये 9वें दौर की बैठक होगी। उधर किसानों ने कल दिल्ली के चारों तरफ होने वाले ट्रैक्टर मार्च की पूरी तैयारियां कर ली हैं। किसानों का दावा है कि ये मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रायल होगा। परेड का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा की महिलाएं करेंगी। ये है किसान आंदोलन का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर वही है जहां पे किसान सिंगू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक मार्च निकालेंगे। इस समय मौजूद है उसी ट्रैक्टर पे और तमाम जो किसान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात कर लेते हैं कि जो मार्च की है 7 तारीख को जो आप लोग मार्च निकालने वाले हैं, कहाँ से क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। अच्छा, मार्च ये जो है वो सिंगू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर तक ये तमाम जो किसान है मार्च निकालेंगे। इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर हूँ। टीकरी बॉर्डर पर 42वां दिन हो गया किसान आंदोलन का। अन्नदाता अभी भी अपने आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। लगातार ठंड बढ़ रही है, बरसात भी हो रही है, जिसकी वजह से मुश्किलें जरूर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हौसलों में कोई कमी नहीं है। आंदोलन जिस तरह से चलता है हर रोज उसी तरह से आंदोलन चल रहा है। बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग जो है आंदोलन का हिस्सा है। इस सब के अलावा एक जो व्यवस्था जो की गई है कि क्योंकि आंदोलन अगर लंबा चलता है तो उसकी भी तैयारी है, तो उसके लिए जिन लोगों को खाने की व्यवस्था दी गई है वो अपना खाने की व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, या बाकी जो आंदोलन को देखना है वो आंदोलन देख रहे हैं। इसके अलावा राशन लाना हो, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जो है हर कोई देख रहा है। खाने की जिम्मेदारी आपके पास, बारिश हो रही है, ठंड है, किस तरह से? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पूरी एक चीज की व्यवस्था है, खाने की, पीने की, सारी सोने की, नहाने की, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। आप भी खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसानों की ट्रैक्टर ट्राली शुरू हो गई है और किसानों की जो मांगे हैं 3 कानूनों के खिलाफ उसको लेकर के आज हजारों ट्रैक्टर रैली में आए हैं यहाँ पर, और सभी किसान एक ही मांग करके शहर भर में रैली निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर जा रहे हैं, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहाँ से निकल रहे हैं और सभी एक ही मांग है कि सभी किसानों सरकार की खिलाफ नारेबाजी करते जा रहे हैं और शहर भर में यह रैली निकाली जा रही है। फिलहाल करनाल में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है और तीनों कानूनों के खिलाफ यह आज किसानों ने करनाल में आर पार की लड़ाई शुरू की है। और इस बीच दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने बारिश के बीच खुद आंदोलन की तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि मुश्किल हालात हैं लेकिन वो डटे हुए हैं और कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे। हमें दिल्ली गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है, हम वहाँ पे है। ये सुबह की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कोई हिल स्टेशन की तस्वीरें नहीं है, ये तस्वीरें वे हैं जहाँ पे किसान पिछले 40 दिन से किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार को कोई सूद उसकी नहीं है। किस तरह का यहाँ का बारिश का माहौल है, जैसे पहाड़ों से पानी यहाँ पर नीचे आता है, ऐसे आप ये देखोगे कि जो हालात हैं, जो किसानों के जो टेंट लगे हुए हैं, किस तरह से किसान यहाँ पर रह रहे हैं, ये हालात सुबह सुबह की गाजीपुर किसान क्रांति गेट की ये तस्वीरें आप देखोगे कि जैसे पहाड़ से पानी झरने और बड़े बड़े उससे चलता है, कैसे यहाँ पर मिट्टी जो बह के कैसे कैसे ये बह के आ रहे हैं। आप ये हालात यहाँ के देखोगे, किसान किन हालातों में यहाँ पे रह रहा है। तो ये मेरी अपील सभी किसानों से है कि जो भी गाजीपुर बॉर्डर उस पर आवे, अपने ट्रैक्टर के ऊपर पन्नी, तिरपाल, ईंधन, गोसा, ये सारी चीज़ लेकर आवे। अभी आटा और यहाँ पे चीज़ ना लेकर आवे, आटा यहाँ पे बहुत है।
दूसरी चीज़ों की हम व्यवस्था करके आ सकते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उन चीज़ों को ही लेकर आवे। ज़्यादातर यहाँ पे पन्नियाँ इनकी ज़रूरत है। जो ट्रैक्टर अपने लेकर आवे बांस के साथ में, उसको पान से ऊपर से बरसात उसमें न जाए, इनकी चीज़ों की व्यवस्था करके आपको आनी है, क्योंकि बरसात है और सर्दी भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो जो भी गांव से, जो भी प्राजा गांव से आ रहे हैं, इन चीज़ों का इंतजाम करके आवे। और ये देखोगे कि ये पूरे जो हमारे जो वर्कर हैं, ये पूरे जो वॉलंटियर्स हैं, ये पूरे जो किसान हैं, वे सब लगे हुए हैं यहाँ पे। कैसे पानी यहाँ पर निकल रहा है, जैसे कोई हिल स्टेशन हो, इतना पानी यहाँ पर निकल रहा है। सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। राकेश टिकैत, गाजीपुर, किसान क्रांति गेट, दिल्ली। मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की और ऐसा न करने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। मेरा क्या टाइम आ गया कि प्राइम मिनिस्टर सीरियसली इसको देखें और इस बात को ख़त्म करें। दे हैव, अगर वो चाहते हैं कि रिपील हो तो रिपील करो, रिपील करके फिर कोई नया कोई कानून बनाना है, फार्मों की जथेबंदियों के साथ बैठ के आप कुछ जो कुछ करना है करो, लेकिन एक बार रिपील सबने कहा, आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की उठी हुई है अगेंस्ट रिपील, तो रिपील करो। आज नहीं ये मानेंगे, अगर राष्ट्रपति जी को ये नहीं भेजेंगे गवर्नर साहब, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी रिजेक्ट कर दें, हम किसी हालत में भी वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। किसानों को क्या कहेंगे? किसानों को तो मैं करूँगा कि मेरी टोटल प्यार और हमदर्दी उनके साथ है। कोरोना से जूझ रहे देश के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। दो वैक्सीन आने के बाद अब बड़ी खबर यह है कि देश में संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ के पास पहुंच गई। देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मृतकों की संख्या 1,50,114 है। फिर भी कोविड-19 से मृत्यु दर सिर्फ 1.45% है। देश में लगातार 16 दिन से इलाज करा रहे लोगों की संख्या 3 लाख से कम है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी है, इसके लिए ड्राई रन किया जा रहा है। देखिए संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट। मैं श्रीनिवासपुरी में खड़ा हूँ और यहाँ के मैटरनिटी होम में श्रीनिवासपुरी के जो श्रीनिवासपुरी थाने के एकदम साइड में है, वहाँ पर कोविड-19 के वैक्सीनेशन का ट्रायल रन चल रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ट्रायल रन जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता लग पाएगा लोगों को कि और यहाँ के वर्कर्स को भी कि यहाँ पे कैसे इस क्राउड को मैनेज करना है, कैसे लोगों को ये समझाना है। और आगे क्योंकि जब जैसे ही वैक्सीन आएगा और वैक्सीन लोगों को लगना शुरू होगा तो काफ़ी भीड़ होगी यहाँ पे। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रायल रन है, यहाँ पे सोशली डिस्टेंस लोगों को बोला जा रहा है कि आप वो मेंटेन करेंगे एक दूसरे को। और यहाँ पे जो लिस्ट है, इस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे लोगों को अंदर भेजा जाएगा। यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग हैं जो यहाँ पे इस लिस्ट में से लोगों को एक एक करके नाम लेंगे और यहाँ पे अंदर भेजा जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर पहले लोगों का चेक होगा, उसके बाद सैनिटाइज उनके हाथों को किया जाएगा, फिर उन्हें यहाँ पे अंदर इस वेटिंग रूम में ले जाया जाएगा। इस वेटिंग रूम में ले जाने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये एक एक करके जितने भी लोग हैं वो वेटिंग रूम में बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे कि कब उनकी बारी आएगी। आगे इनके पास जो इनका कंप्यूटर सिस्टम है, कोविन जो इनका सिस्टम है, उस सिस्टम के पास इनका कब नाम और रजिस्ट्रेशन करने का टाइम आएगा। इस कोविन सिस्टम जो है, मैं आपको यहाँ पे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको एक बार दिखा दें। कोविन सिस्टम एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है इंडियन गवर्नमेंट का, जिससे कि पता लग पाएगा कि लोगों का जो भी लोग का वेरिफिकेशन के लिए ये पूरा सिस्टम होगा, जिसमें कि उनके जो भी ID कार्ड होंगे उसका फ़ोटो लिया जाएगा और उनको उसके बाद एक एक करके अंदर यहाँ पे इम्यूनाइजेशन रूम में ले आया जाएगा। लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए यूपी और उत्तराखंड के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। 4 हफ्तों में राज्य सरकारों को जवाब देना होगा। वहीं कोर्ट ने हालांकि इस मामले में बनाए गए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कानून पर रोक लगाने की मांग की है और दलील दी है कि कानून की वजह से शादी के बीच से लोगों को उठाया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही दलील यह भी दी गई है कि यह अध्यादेश स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के भी खिलाफ है। गाजियाबाद में मुरादनगर के एक सभासद की शिकायत पर अगर गौर किया गया होता तो शमशान घाट की इमारत गिरने से लोगों की जान नहीं जाती। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के शमशान घाट में
जो हादसा हुआ उसने देश को झकझोर कर रख दिया। 72 घंटे बाद यहाँ की क्या तस्वीर है वो दिखाने के लिए एक बार फिर इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं सीधे आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए ये मलबा अभी भी यहाँ पर उसी तरह से है जब पहले दिन था। हालांकि इसे कॉर्नर में कर दिया गया है और एक जो बड़ा पिलर गिरा था उसे यहाँ से जरूर हटा दिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं। सवालों की बौछार और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब ये सामने आ चुका है कि जो घटिया सामग्री से निर्माण हो रहा था, जिसकी वजह से 25 लोगों की जिंदगी चली गई, वो हादसा रोका जा सकता था क्योंकि इलाके के एक जिम्मेदार नागरिक ने जून महीने में ही शिकायत की थी कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये घटिया सामग्री से बन रही है और साथ ही साथ इसमें भ्रष्टाचार की जो मिलावट है वो भी हो रही है। जो शख्स आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं यही वो शख्स हैं। इनका नाम क्या है, क्या कंप्लेंट की थी, वो हम इनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आपको पहले इधर की मैं तस्वीर दिखाऊं। ये उसी मौत की गैलरी के साथ का वो हिस्सा है जिसे अब सील कर दिया गया है क्योंकि ये भी उसी ठेकेदार ने बनाया था जो आप सामने देख रहे हैं। मैं उधर एक बार आपको दिखाऊं, वो जो हिस्सा है वहां पर भी इंडिया न्यूज पहुंचा था करीब 24 घंटे बाद और हमने दिखाया था कि ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी जर्जर है और यहाँ पर भी सीलन आ रही है। हमारे साथ यहाँ जो वो शख्स हैं उनसे निश्चित तौर पर पहले बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम है महंत डॉक्टर विजयपाल हितकारी। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं मुरादनगर ही रहता हूँ। नगर पालिका में सभासद हूँ। अब मैं नामित सभासद हूँ और 4 बार में पहले सभासद निर्वाचित रहा। क्या ये हादसा रोका जा सकता था अगर आपकी शिकायत पर ध्यान दिया गया? मेरी शिकायत पर अगर जिला प्रशासन कार्रवाई की होती तो ये न 25 मौत होती और न 50 परिवार उजड़ते। कब आपने शिकायत की थी, क्या कहा था शिकायत? शिकायत में मैंने कहा था कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, 10 का मसाला लग रहा है और पीली ईंट लग रही हैं और मानकों के अनुसार काम नहीं हो रहा है और जेई ने इसकी ड्राइंग भी नहीं बनाई थी और बगैर ड्राइंग के ही जेई जो है निर्माण कार्य करा रहा है। तो क्या कहा गया था वहाँ? उन्होंने कहा जांच करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। किन्होंने कहा था, किनको? अधिकारी ने कहा ठीक है हम जांच कराते हैं। और मुरादनगर में ही एक 14 साल के बच्चे की बहादुरी की चर्चा है। अंश नाम का ये बच्चा भी शमशान घाट की बिल्डिंग में दब गया था, लेकिन हिम्मत और सूझबूझ से इसने अपनी जान बचाई। जब उसे होश आया तो उसे मलबे में दबे होने के बावजूद अपने भाई को उसने फोन किया और बताया कि उसकी जान खतरे में है। भैया जल्दी शमशान घाट में आ जाओ भैया। कैसे? भैया यार छत गिर गई मेरे ऊपर, भैया जल्दी आ जाओ। छत गिर गई यहाँ पे सबके ऊपर। भैया जल्दी शमशान घाट में आ जाओ भैया। कैसे? भैया यार छत गिर गई मेरे ऊपर, भैया जल्दी आ जाओ। छत गिर गई यहाँ पे सबके ऊपर। वो 14 साल का अंश ये भी उसी मलबे में दब गया था, लेकिन इसकी हिम्मत और बहादुरी के चर्चे इस समय गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे हैं। अंश ने मलबे के भीतर से ही अपने चचेरे भाई को फोन किया और ये बताया कि मैं मलबे के नीचे दब गया हूँ। सीधे अंश से बात करते हैं। अंश बेटा क्या हुआ था, हम आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं। हम सब लोग बाहर आ चुके थे हाथ धोकर अंतिम संस्कार के बाद, तो फिर सब बात कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद ही बिजली कड़कने की वजह से बिजली कड़क दिया, लेकिन वो लेंटर की आवाज़ थी, फिर उसमें से कंकड़ झड़ने लगे, फिर थोड़ी देर बाद ही वो लेंटर नीचे गिर गया। उसके बाद मैं सर पे बाइक गिर गई थी मेरे, मैं बेहोश हो गया, तो फिर मेरे लेग्स स्ट्रेच हो गई थी पूरी। अगर मेरी स्ट्रेच नहीं होती तो कट जाती मैं। आपने फोन के कब आपको फोन करने का याद आया? जब मैंने अंकल जी को उठाने की कोशिश करी तो अंकल नहीं उठे। और भी लाशें थी आपके इर्द गिर्द? हाँ जी, मेरे 4-5 लाश थी मेरे आसपास। फिर फोन आपने किसको किया सबसे पहले? मैंने अभिषेक भैया को फोन करा, अभिषेक पवार को। तो मैंने भैया को कहा भैया यहाँ पे आज शमशान में लेंटर गिर चुका है। तो मलबे के नीचे थे आप? हाँ जी, बीचों बीच था। आपके ऊपर बाइक भी गिरी थी हमने? हाँ जी सर। हालांकि वो मंजर बहुत खतरनाक है, आप शायद ना भुला पाए हों, लेकिन एक बार हम जानना चाहेंगे और क्या कुछ चल रहा था मलबे के नीचे जब आप? सबके कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए थे और सब चिल्ला रहे थे, इसके हाथ पैर दब चुके थे। एक बॉडी की टांगे मेरे ऊपर भी थी, कुछ मेरे पैरों में भी थे, बहुत लोग थे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को सांस सा भी मतलब घुटने लगा था मेरा दम। फिर 5-6 फीट दूर मेरे को जगह दिखी,
रोशनी सी आई थी वहाँ से। मलबे के नीचे ही? हाँ जी हाँ जी, वहाँ 2 बॉडीज पड़ी थी, उसके बीच में जगह। फिर वहाँ पहुँचा मैं थोड़ी देर बाद, खिसकते फिर वहाँ पे मैंने बुलाया लोगों को, किसी ने सुना नहीं, किसी ने सुना, जो सुना वो आ गया। उन्होंने खींचने की कोशिश करी मेरे को, उन पर लेकिन खींचा नहीं। थोड़ा खींचा मैं बाहर को हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ और टांग अंदर ही दब गई थी, मतलब अटक गई थी। फिर मैंने खुद निकला बाहर बहुत देर बाद, आधे पौन घंटे बाद कम से कम। फिर बाहर निकल के मैं बाहर गया, भैया ने पकड़ा। बिहार में कांग्रेस के एक नेता भरत सिंह ने दावा किया है कि अध्यक्ष समेत पार्टी के 11 विधायक जेडीयू में जाने वाले हैं। इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई। हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, इन सब चीजों पर अभी हम ध्यान नहीं दिया। हम अभी ध्यान नहीं दिया है। हमसे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, हमसे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, इसलिए इस पर तो हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ये सब चलता रहता, हर पार्टी में अंदर भी बहुत बात चलती रहती है। कोई किसी पर बोलता है, कोई किसी पर बोलता है, वो अपने अपने पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन इसके बारे में हमारे सामने किसी ने संपर्क नहीं किया है, इसलिए हम इन बातों पर ध्यान नहीं दें।